हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? झक्कास, फर्स्ट क्लास, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में हर एक चीज एकदम डिटेल में, एकदम चुटकी बजा के हलवा की तरह समझेंगे। ठीक है ना? हाँ। अच्छा बच्चों, अगर खाली इनवर्स को हटा दो, खाली इतना देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये सब तो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। ठीक, और नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, यहाँ इसके आगे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको पता तो होगा ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक, चलो अच्छा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिखाते हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम हैं तो फिर क्या दम है ना? चलो अच्छा, देखो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हालांकि इसका जो पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो मैंने आपको उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि रिलेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, हम इसमें भी समझ लेते हैं फंक्शन को। तो देखो, मैं फंक्शन को मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ जाओगे कि फंक्शन है क्या। ठीक है, चलो अच्छा, ध्यान से देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपको एक सेट दिया हुआ है, ये सेट है ए, सेट ए है, और ये एक सेट बी दिया हुआ है। ठीक, और यहां से इसमें सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, ऐसे एक फंक्शन डिफाइंड है। तो मान लो इसको एफ ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, है ना? फंक्शन का मतलब एफ होता है। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पे बेटा, देखो ये जो सेट ए में ये दिए हुए ना, ये तीन नाम लिखे हैं, इनको एलिमेंट कहा जाता है ना? एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, क्या लिखा है? रेड फोर्ट, मतलब लाल किला। ठीक, अब मुझे बताओ भैया, लाल किला कहाँ है? सबको मालूम है कहाँ है? हाँ, तो लाल किला है दिल्ली में, तो रेड फोर्ट का फंक्शन किससे बन रहा है? दिल्ली, है ना? इसका रिलेशन हुआ दिल्ली से। ठीक, अगर मैं ताजमहल की बात करूं, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में, है ना? जाओ चाहे दिल्ली, बंबई, आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। गाना सुना है कि नहीं? चलो अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद राम मंदिर, भगवान श्री राम की जय हो, मेरे साथ में तो बोलो। हाँ, तो राम मंदिर कहाँ पे बन रहा है भैया? कहाँ पे? कहाँ पे? अयोध्या में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा, तो अब आप एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेड फोर्ट, ताजमहल, राम मंदिर, सेट ए में तीन एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट, 1 2 3, और इन सब की सेट बी में एक ही इमेज है। ध्यान से देखो, लाल किले की इमेज दिल्ली, राम मंदिर की इमेज अयोध्या, ताजमहल की इमेज आगरा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। फंक्शन का मतलब यह है, क्या कंडीशन है कि सेट ए की सेट बी में एक एक इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। तो देखो, सबकी एक ही इमेज है, ऐसा तो नहीं किसी की दो इमेज हो गई, सबकी एक ही इमेज है। और पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, है ना? फिर से समझते हैं, फंक्शन का मतलब क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो और सबकी एक यूनिक इमेज हो। कहां? बी में। सेट ए के सभी एलिमेंट्स की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो, सबकी यहाँ पे एक एक इमेज, सबकी एक एक इमेज है। ये जो बेटा दिख रहा है सेट बी, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। और ये क्या होती है? प्री इमेज। ये प्री इमेज, ये इमेज। सेट बी के एलिमेंट्स इमेज, सेट ए के एलिमेंट्स प्री इमेज कहे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मान लो बेटा, अगर यहाँ पे कोई एक नाम और भी दिया होता है, कोई भी नाम, जैसे मान लो मैंने लखनऊ, एक नाम मैंने और लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी ये फंक्शन होता। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? फंक्शन के लिए आप सिर्फ सेट ए को देखो, क्या कि सेट ए में कोई एलिमेंट खाली ना हो। क्यों भैया? देखो, कोई भी एलिमेंट खाली है नहीं है, और सबकी एक यूनिक इमेज है सेट बी में। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अच्छा बेटा, ये जो सेट ए के जो ये एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट जो हैं, इनको डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन, जिसकी इमेज बन रही है। ठीक, अच्छा, इसमें ध्यान से देख लो, ये जो सेट बी के ये सारे एलिमेंट, ये सब के सब एलिमेंट जो हैं, इनको कोडोमेन कहा जाता है। ये सब आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छे से समझा है। ठीक,
अच्छा बच्चे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स की जितनी इमेज बन रही है, देखो हर एक एलिमेंट्स की एक इमेज है। अब लखनऊ की तो कोई इमेज नहीं है, तो यहां तक देखो, केवल यहां तक लखनऊ को किनारे करो, अयोध्या, दिल्ली, आगरा। तो ये जो तीन है, ये दिख रहा है, ये जो तीन इमेज है, इन तीन एलिमेंट्स की जो तीन इमेज है, इनको क्या पढ़ेंगे? रेंज पढ़ेंगे। ये डोमेन सेट बी में जितने भी एलिमेंट सबके सब को डोमेन, लेकिन रेंज क्या होगी? जिनकी जिनकी इमेज बनी है ना। तो अयोध्या, दिल्ली और आगरा, ये सब इमेज है इन सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारी चीजें क्या कही जाएंगी? रेंज कही जाएंगी। ये समझ जाओगे ना। ये यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ये सारे के सारे क्या है? रेंज है ना। ये सब हालांकि आपको पता है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो फंक्शन क्लियर हुआ। क्या है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली ना हो और सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है। ये डोमेन हो गए, ये कोडोमेन हो गए, ठीक। चलो अच्छा, देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे फिर से देखो, रेड फोर्ट, लाल किला की इमेज दिल्ली, ठीक है। राम मंदिर की इमेज अयोध्या, ठीक है। कुतुब मीनार, ध्यान से देखो, कुतुब मीनार की इमेज भी क्या है? दिल्ली है, ठीक है। ताजमहल की इमेज आगरा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई। ध्यान से देखो, रेड फोर्ट, लाल किला और कुतुब मीनार, दोनों की इमेज क्या है? दिल्ली है। तो भी बेटा ये फंक्शन कहा जाएगा। क्यों? ये चीज हमने समझी है ना कि क्या हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। क्या क्या समझा हमने फंक्शन की डेफिनेशन? कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, यानी लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में, ये दो एलिमेंट की एक इमेज, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। अब यहां पे देखो, क्या कोई एलिमेंट खाली है? नहीं है। सब एलिमेंट की एक ही इमेज है, देखो सबकी एक ही इमेज बन रही है। अब यहाँ रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, इन दोनों की इमेज दिल्ली है, तो कोई बात नहीं। हमने ये भी पढ़ा है फंक्शन में क्या, कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है ना। तो भी क्या बोलेंगे? इसको फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, आप सब लोगों ने रामायण पढ़ी है ना। रामायण पढ़ी है तो टीवी में तो देखी होगी, देखिए ना। भगवान राम थे ना, कितने भाई थे? 4 भाई। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, थे कि नहीं थे? पता है ना। बोलो भगवान श्री राम की जय। तो भैया ये 4 नाम हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक। और इनके पिताजी का क्या नाम था? राजा दशरथ थे ना, राजा दशरथ। तो भैया ध्यान से देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। भगवान राम के भी पिताजी का नाम क्या है? राजा दशरथ है, ठीक है। भगवान लक्ष्मण के भी पिताजी का नाम दशरथ है, भरत के भी नाम के पिता का नाम दशरथ है, और शत्रुघ्न के भी पिताजी का नाम दशरथ है। तो आप ध्यान से देखो, फंक्शन की बात अभी मैंने क्या बताई कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली ना हो। ये सेट ए है और ये सेट बी है, कोई एलिमेंट खाली है, सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो सबकी एक यूनिक इमेज है, सबकी एक यूनिक इमेज है, ठीक। तो हमने क्या समझा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की सेट बी में एक इमेज हो सकती है, ठीक है। सबकी अलग अलग इमेज है तो भी अच्छा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हमने समझा कि कई सारे एलिमेंट या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की सेट बी में एक इमेज हो तो भी वो फंक्शन होगा। तो बेटा इस तरह का जो ये फंक्शन बना, इस तरह का फंक्शन, या देखो इस तरह का फंक्शन, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और लाल किला की इमेज दिल्ली। यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट्स की एक इमेज। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? मैनी वन फंक्शन, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैनी वन फंक्शन। अच्छा यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज। देखो सबकी एक ही एक इमेज है, सबकी एक एक इमेज है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? वन वन फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? वन वन फंक्शन, है ना। वन वन फंक्शन, ये याद रहेगा। याद देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने सेट बी में, तो इस तरह के फंक्शन को वन वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है।
जब सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेट बी में एक ही इमेज है, यानी ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो जाए लेकिन इमेज एक ही हो, तो ये भी एक फंक्शन ही है, लेकिन इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। देखो मतलब मैनी एलिमेंट्स की वन इमेज, वन मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतने में कोई डाउट है? नहीं है। चलो भाई यहाँ पे देखो, जैसे बेटा हमने समझा कि रेड फोर्ट लाल किला की इमेज दिल्ली है, ताजमहल की इमेज आगरा है और राम मंदिर की इमेज अयोध्या है। अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने ये फंक्शन समझा, लेकिन अब हम बात समझते हैं किसकी? इनवर्स की। इनवर्स की, इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना, उल्टा। तो उल्टा का मतलब ऐसे नहीं कि आप मुंडी उल्टा करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे समझो, ध्यान से देखो, बहुत ही कार्य से समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए, इतना तो समझ में आया ना, मैनी वन फंक्शन तक। यहाँ पे देखो बेटा, रेड फोर्ट की एक इमेज है, ताजमहल की एक इमेज है, राम मंदिर की भी एक इमेज है, ठीक है। अब इनवर्स की बात आई तो मैंने कहा उल्टा चलना है। ये आपका कौन सा है? ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब अगर आप यहाँ इधर से देखो, इनवर्स का मतलब उल्टा, इधर से देखो, मैं कहूँ देखो ये सारे एलिमेंट्स, ये इमेज होती है और ये प्री इमेज होती है। क्या बोलते हैं इसको? प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, उल्टा देखो आप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, ये प्री इमेज है ना, प्री इमेज, और इसको बोल देते हैं इमेज, है ना। बहुत ध्यान से समझना, प्री इमेज और इमेज। यहाँ पे अगर मैं इधर से चलूं, सेट ए से देखो, सबकी सेट बी में एक ही इमेज है, और फिर अगर आप इधर से देखो, सेट बी से देखो, सेट बी से देखो, सेट ए में सबकी एक ही प्री इमेज है। यहाँ से फिर से देखो, सबकी एक इमेज बन रही है, सेट ए की सेट बी में एक ही एक इमेज है, एक ही इमेज है। लेकिन इधर से देखो, अगर आप उल्टा देखोगे, है ना, इधर से देखो, इधर से सेट बी से सेट ए की तरफ देखो, तो सबकी एक ही प्री इमेज भी है, सबकी एक एक प्री इमेज है, ठीक। तो इस तरह के फंक्शन को क्या, कि सेट ए से सेट बी में एक एक इमेज बने और सेट बी से सेट ए में सिर्फ एक ही एक यूनिक प्री इमेज बने, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, ये तो समझ गए ना, प्री इमेज। चलो यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, ऑन टू, है ना, ऑन टू फंक्शन, याद रहेगा। फिर से देख लो, जब सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी में एक एक इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक। जब सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेट बी में एक इमेज हो, ध्यान देखो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज हो, तो इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। लेकिन जब सेट ए के सेट बी में सिर्फ एक ही एक इमेज बने और सेट बी की सेट ए की एक ही प्री इमेज हो, एक ही प्री इमेज हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक। तो बेटा इनवर्स को समझने से पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। अगर ये आप नहीं समझ पाते तो आप समझ नहीं पाते इनवर्स होता क्या है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि ऑन टू फंक्शन क्या है और वन वन फंक्शन क्या है, ठीक। अब बेटा इनवर्स को बहुत ध्यान से समझो, इनवर्स फंक्शन तभी कहा जाएगा जब कोई फंक्शन वन वन भी हो, ऑन टू भी हो। क्या मैंने कहा? वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो। कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स फंक्शन कब होगा? कब होगा इनवर्स फंक्शन? जब वो वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, है ना, वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। जब दोनों फंक्शन होगा तभी उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन, ठीक। और इस तरह के फंक्शन को जो वन वन भी है, ऑन टू भी है, उसे हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये सब आपने इसके पहले चैप्टर रिलेशन फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इनवर्स फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा वो क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, यानी वो वन वन फंक्शन भी होगा, वन वन अभी समझ में आया, और ऑन टू फंक्शन, ये दोनों फंक्शन होने चाहिए तभी वो इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स समझ में आ गया, फंक्शन समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक। इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए।
तो बच्चों अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं, है ना। इतना तो समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक सेट ए है, ठीक, और ये एक सेट बी, ठीक। यहाँ पे हमें ए से बी एक फंक्शन डिफाइंड है, क्या है, मान लो साइन है ना, साइन का फंक्शन है, साइन की बात हो रही है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, मैं आपसे कहूं कि बताओ कि 0 डिग्री की, है ना, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो आप यही बताओगे ना कि सर 0 होती है ना। मैं कहूं 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है, 45 डिग्री की 1/√2 होती है ना, 60 डिग्री की √3/2 होती है, 90 डिग्री की 1 होती है ना। बस यहाँ देखो, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। अच्छा, अगर मैं कहूँ बताओ इसी तरह से 90 -90 डिग्री, है ना, -90 डिग्री, तो -90 डिग्री की -1, -60 डिग्री की -√3/2, -45 डिग्री की -1/√2, -30 डिग्री की -1/2। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, केवल इतने में देखो, अभी मैंने ये वाले एलिमेंट्स की इमेज नहीं बनाई यहाँ पर, खाली इतने देखो, -90 से लेके 90 तक, ध्यान से देखो, -90 से लेके 90 तक सब एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। ध्यान से देखो, क्या सब एलिमेंट्स की एक इमेज है, हाँ या ना, सबकी एक एक इमेज आ गई, ठीक। अच्छा चलो, अब बात करते हैं 120 डिग्री की। तो अब मुझे आप बताइए साइन 120 कितना होता है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो मैंने सिखाया है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 -60 तो कितना हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो बेटा साइन 120 की भी कितनी हो गई वैल्यू, √3/2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 135 की बात करूं तो 135 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। मैं 150 की बात करूं, 150 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और मैं 180 की बात करूं तो ये कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, 0, ठीक है। साइन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो बेटा, -90 से 90 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही थी ना। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनवर्स फंक्शन कब बनेगा, जब वो 1/1 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो ना। तो कहने का मतलब क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, इस तरह से। तो अगर आप इधर से देखो, यहां से देखो, इन सब की तो एक एलिमेंट है ना, सबकी एक इमेज है, लेकिन आप यहां पे देखो दो एलिमेंट्स की एक इमेज, 0 डिग्री और 180 डिग्री की एक इमेज, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन तो था, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप इधर से चलो, बी से ए की तरफ देखो, क्या सबकी प्री इमेज है, सबकी एक ही प्री इमेज है। यहां पे देखो 0 की तो 2 प्री इमेज है, 0 और 180, 1/2 की देखो 2 प्री इमेज हो गई, 30 डिग्री भी हो गई और 150 डिग्री भी हो गई। तो यार ये ऑन टू तो नहीं बनना, ऑन टू तो नहीं बनना है क्या, नहीं बन रहा। इनटू फंक्शन 1/1 फंक्शन तो है, मगर ऑन टू बनना है, नहीं बनना है, ठीक है। ये क्या है, सॉरी 1/1 नहीं, मैनी वन फंक्शन है। अगर आप इधर से देखोगे तो मैनी वन फंक्शन है कि नहीं है, मैनी वन फंक्शन। लेकिन अगर आप इधर से देखो, बी से ए की तरफ देखो, ऑन टू तो बनना चाहिए, ये तो बन नहीं रहा। तो भैया क्या इनवर्स होगा, यानी साइन का इनवर्स तो हुआ ही नहीं, फिर हम पढ़ क्यों रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ध्यान से देखो, होगा। अगर बच्चे देखो, और यहां तक तो मैंने ये 180 डिग्री तक लिखा, ये तो वैल्यू और आगे इनफाइनाइट प्लस इंफिनिटी से, उधर ये मैंने -90 लिखा, ये और -इंफिनिटी तक चली जाएंगी, है ना, और भी वैल्यू होती रहेगी, और भी एंगल बढ़ते रहेंगे। लेकिन भैया आपको वैल्यू तो हमेशा यही मिलेगी, हर बार क्या मिलेगी, कितना भी आप इसको और आगे बढ़ा दो, कितना भी इधर बढ़ा दो, हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी, माइनस और 1 भी मिल सकती है। तो बात समझ में आई। तो बेटा अगर मैं इसकी एक लिमिट फिक्स कर दूं, कहने का मतलब है अगर मैं इसको 1/1 और ऑन टू बना दूं तो इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा ना। चलो भाई बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं 120 से यहां से हटा देता हूं, है ना। अब आप ध्यान से देखो, बाकी सब मैं हटा देना, ठीक है, यहां तक के देखो आप खाली। चलो इसको देखो, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से, फिर से यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहां तक देखो, केवल यहां तक देखो, ये दिख रहा है, ये सेट ए है, ये सेट
बी है। चलो थोड़ा सा मैंने छोटा बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा -90 से लेके +90 तक हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। और अगर आप इधर से देखो सेट बी से सेट ए की तरफ देखो, तब भी सबकी एक ही पूरी इमेज है, तो बन गया ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, एक लिमिट हो जाती है, एक रेंज आ जाती है। क्या रेंज होगी, -90 से लेके +90 तक, है ना, इसकी बात होगी। तो इसके बीच में जो फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, इनवर्स बनेगा। बात समझ में आई, इनवर्स क्या है, ठीक है ना, बोलो, इतने में कोई डाउट है? चलो अच्छा अब एक चीज देखो, जैसे आप और समझ लो, ठीक, अभी भी अगर आपको डाउट हो थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मैंने लिख दिया 15, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ठीक। अब बताओ मैं 5 और 10 को क्या करूं कि 15 मिल जाए, 5 और 10 में क्या करूं कि 15 मिल जाए, तो आप कहोगे सर प्लस कर दीजिए, यही तो बोलोगे। चलो अच्छा, आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बेटा लिखा 15, क्या लिखा 15, और मैंने यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे लिखा मैंने 5। मैंने कहा मैं 15 में 10 को क्या कर दूं, 15 को 10 में क्या कर दूं कि मुझे 5 मिल जाए, तो आप कहोगे सर माइनस कर दीजिए। तो बेटा ये प्लस का अपोजिट माइनस यानी इनवर्स, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, है ना। देखो ये एक तरह से समझने के लिए है आपके, है ना, ये मोटे तौर पे समझने की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ भी और, चलो जैसे मैंने लिखा 5 लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। अब मैं कहूँगा 5 और 3 में ऐसा क्या करूं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए 15, तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ये तो करेंगे ना। चलो अब यहाँ पे चलो मैंने लिखा 15, और यहाँ मैंने लिखा 5, और यहाँ लिख दिया मैंने 3, ठीक। मैं कहूँ भैया मैं 15 और 5 में ऐसा क्या करूं कि मुझे रिजल्ट जो मिले 3 मिले, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड कर दीजिए। तो ध्यान से देखो, इनटू यानी मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या हुआ, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक। तो इतनी बात समझ में, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, है ना, कि प्लस का इनवर्स माइनस, इनटू का इनवर्स डिवाइड का इनवर्स इनटू, जैसे चाहे आप वो बोल लो। तो बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा बेटा, कि अगर इसकी एक रेंज फिक्स कर दी जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी के भी होंगे, कॉस, कॉट, टैन, ठीक। अब उन सब की रेंज क्या होती है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इतना ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है? अच्छा, तो अब आप इसको नोट करो। अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यानी साइन, कॉस, टेक, कॉसेक, इन सब की रेंज क्या होती है, कितनी रेंज पर ये क्या होंगे, इनवर्स कहे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने समझ लिया कि इनवर्स क्या चीज होती है, ठीक। अब इसी तरह से बाकी को भी देख लो, जैसे साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉस, कॉट और सेक। तो देखो बेटा, सब देखो, ये डोमेन दी है और ये रेंज दी है ना, बहुत ध्यान से समझना। पहले देखो रेंज को देखो, सिर्फ रेंज को देखो। देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या बताई मैंने, -π/2 से π/2 तक, और हमें पता है ना π/2 का मतलब तो 90 डिग्री होता है ना, तो -90 से +90 तक साइन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक। अच्छा, ये बेटा देखो, इसका मतलब पता ना इस ब्रैकेट का, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है कि साइन का जो भी एंगल होगा वो -π/2 और π/2 भी हो सकता है और इसके बीच का भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई मान लो कोई एंगल थीटा है, वो क्या होगा, -π/2 से बड़ा उसके इक्वल भी हो सकता है और π/2 से छोटा उसके इक्वल भी हो सकता है ना। ये लिखा है ना, इक्वल का निशान, तो इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट लगाना है, ठीक। अच्छा देखो, वही चीज यहाँ पे दी है, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बनाया मैंने, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, इसमें बस ये इक्वल वाला निशान हट जाएगा, ये इक्वल वाला निशान नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी, है ना, जो भी एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बीच का ले सकते हैं, मगर -π/2 और π/2 नहीं ले सकते, ठीक। इसमें क्या होगा, ये दोनों भी ले सकते हैं और इनके बीच की भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो अब समझ में आ गई होगी, ठीक। तो फिर से देखो, मैंने देखो यहाँ पे देखो तीनों ऐसे लिखे हैं, साइन, टैन, कॉसेक, साइन, टैन, कॉसेक।
आपकी बुक में अलग तरह से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब साइन है, फिर कॉस है, टेन है, कॉसेक है। मैंने इन तीनों को अलग बनाया, इन तीनों को अलग बनाया। क्यों बनाया बताता हूँ, इसको याद करने की एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, साइन, टेन और कॉसेक इन सब की रेंज क्या होती है, -π/2 से -π/2 से लेकर π/2 तक। यहाँ भी देखो -π/2 से लेकर π/2 तक। इन सब में बस याद रखना साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसमें क्लोज इंटरवल हुआ, बाकी क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल है। अच्छा बेटा, कॉसेक में देखो -π/2 से π/2 तक तो इसकी रेंज है, लेकिन जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कॉसेक जीरो क्या होता है, कॉसेक जीरो, बताओ यार, कॉसेक जीरो की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसलिए जीरो नहीं ले सकते, ठीक। तो कॉसेक की भी रेंज, इनवर्स की रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2 तक। ये को क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल, मगर जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कॉस, कॉट और सेक को देखो। कॉस की रेंज 0 से पाई, 0 से पाई। कॉट की रेंज, कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई, ये ओपन इंटरवल है। और सेक की जो रेंज है वो भी क्या है, जो कॉट कॉस की होती है, 0 से पाई। बस यहाँ पे क्या नहीं ले सकते, π/2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सेक जो है π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको याद कैसे करेंगे, है ना, बहुत ही ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइन, टेन, कॉसेक, साइन, टेन, कॉसेक, और इन सब की रेंज यही है, -π/2 से π/2, ठीक। कॉस, कॉट, सेक, इन सब की रेंज यही है, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। बस जिसमें नहीं हो सकता मैंने बता दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे याद करो, देखो ऐसे पढ़ो, इन सब का केवल शुरू के 2 वर्ड उठाओ, सबके शुरू के 2 वर्ड उठाओ और इसको कम से कम 20 बार बोलो, अभी याद हो जाएगा। क्या? सीता को, सीता को से, फिर से बोलो, सीता को से, फिर से बोलो, सीता को से, सीता को से। तो सीता को, ये वाला को कौन सा है, साइन का उल्टा, सी का उल्टा को, यानी सीता को में रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी, ठीक है। फिर से देखो, सीता को में रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2 तक होगी। और कोको से में, कोको से मतलब कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक, कोको से में जो रेंज होगी वो 0 से पाई तक होगी, 0 से पाई तक होगी, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, बोलो, ठीक है। सीता को, कोको से, इसी को 20 बार बोलते रहना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे, समझोगे तो समझ लो वही ट्रिक बन जाती है ना। बात समझ में आई, ठीक। अब बेटा बात करते हैं डोमेन की। तो अगर आपको देखो मेन आपको जरूरत पड़ेगी रेंज की, है ना, रेंज की, और डोमेन भी आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी समझ लो, देखो ध्यान से देखो भैया, 90 डिग्री दिखा है, -π/2, तो -π/2 मतलब -90, तो -90 में साइन की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू 1, तो -90 की -1, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बात समझ में आई, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स की जो रेंज होती है, सॉरी डोमेन जो होती है बेटा, रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक इनवर्स जो होता है उसका क्या होता है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर लिखे जाएंगे, मगर -1 से 1 तक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। क्या सारे रियल नंबर लिख सकते हैं, मगर -1 से 1 तक नहीं लिख सकते, -1 और 1 नहीं लिख सकते हैं, -1 और 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस की रेंज की बात करें तो कॉस की रेंज वही है जो साइन की है, -1 से 1 तक। टेन की रेंज, जैसे सॉरी टेन की डोमेन, नॉट रेंज, है ना, डोमेन बोल रहा हूं मैं, तो टेन का जो डोमेन है वो आर है। इसी तरह से टेन का उल्टा कॉट, तो उसका भी डोमेन आर है। कॉसेक का डोमेन की बात करें तो कॉसेक का भी डोमेन वही है जो सेक का डोमेन है, ठीक। तो देखो इसमें डोमेन बस एक दूसरे के अपोजिट है। हमने पढ़ा है ना कि ध्यान से देख लो कि साइन और कॉस का डोमेन सेम टू सेम, टेन और कॉट का डोमेन सेम टू सेम, कॉसेक और सेक का डोमेन सेम टू सेम, ठीक। लेकिन रेंज के लिए मैंने देखो अलग बना दिया, क्या, -π/2 से π/2 तक वाले अलग हो गए और 0 से पाई तक वाले अलग हो गए। तो ये याद रहेगा ना, सीता को, कोको से, ठीक है। अच्छा,
अब देखो बच्चों, देखो अब ये समझ लेते हैं कि इनवर्स को लिखा कैसे जाता है ना, इनवर्स फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है साइन y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे दे दिया गया, ठीक, साइन y इज इक्वल टू एक्स। बात को ध्यान से समझो। तो हम एक काम करेंगे, इस साइन को मैं उधर भेज देता हूं, ये साइन उधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, ये साइन उधर गया तो क्या बन गया, इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन को लिखते हैं, जैसे देखो मैंने सब लिखा है ना, ठीक है। अच्छा, इस चीज को, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं 1/sin x, तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है ना। इसको आप ऐसे लिखोगे तो गलत है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। और ध्यान से देखो, कभी कभी इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि sin 1/x, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, तो ये भी मतलब नहीं है ना। इस चीज का ये और ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, ये याद रहेगा ना। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, sin इनवर्स x को हम 1/sin x नहीं लिख सकते, या sin 1/x भी नहीं लिख सकते। इसको अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो समझ लो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप बेटा ये समझ में आ गया डोमेन और रेंज क्या होती है इनवर्स फंक्शन की, ठीक है, कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, आप देखो बच्चों, इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, है ना, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं और इसके कुछ फार्मूले और बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताओ। क्लियर हुआ ना अच्छे से? चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर। तो देखो बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने इनको उसी तरह से लिखा है जैसे अभी मैंने बताया था, क्या, सीता को कोको से, है ना। तो ध्यान से देखो, सीता को में अगर देखो ऐसे दिया हो साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे दिखा है ना माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस जो होगा वो आगे आ जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो सीता को वाले जितने भी होंगे, सीता को में माइनस 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 दिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। cosec इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी सीता को वाले जितने भी हैं, तीन ही है ना, सीता को, इन सब में क्या होता है, माइनस अगर यहाँ लगा है तो वो आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कोको से वाले हैं, कोको से, cos cot और sec, cos cot और sec, इनमें अगर यहाँ पे माइनस आया है, cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो माइनस आगे नहीं आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये जो माइनस है ना, इस पूरे को अगर हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तो सीता को वाले में क्या होता है, ये जो एंगल के आगे माइनस दिया है ये आगे आ जाएगा, इसमें माइनस जो है ना, इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो जो भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज, अभी जो मैंने बताया था ना, सीता को कोको से, अभी मैंने आपको रेंज लिखवाई थी, तो बेटा रेंज में देखो यही तो रेंज थी ना, तो बेटा ये जो रेंज जो होती है ना, ये रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि कोई एक दे देगा साइन करके, टैन करके, तो कहेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। क्या बताओ, प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो प्रिंसिपल वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही निकाली जाएगी, है ना, इस रेंज के बीच से ही निकलेगी। इसलिए इस रेंज को, ये जो रेंज है, हम लोग उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? अच्छा देखो, अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला लोग उठाते हैं साइन इनवर्स रूट 3/2। क्या है, साइन इनवर्स रूट 3/2, और हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। क्या कहा गया है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया ना, आप इसको ऐसे लिख लेना, लेट ये दिया है ना, इसको आप ऐसे लिख लेना, लेट साइन इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लिया मैंने, इसको एक्स मान लिया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, देखो ये रूट 3/2 दिख रहा है,
अब मुझे बताओ √3/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है? साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो मैं पता है ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और 60 को हम लोग लिख सकते हैं π/3। तो इसकी जगह पर ये √3/2 की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखो बेटा, ये साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, तो बचा कितना, π/3 इज इक्वल टू x। क्या हो गया? तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई, π/3 आई। और यहाँ पे हम लिख देंगे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि x बिलोंग्स टू, बेटा साइन की रेंज क्या थी, अभी हमने पढ़ी थी ना, साइन की रेंज -π/2 से π/2 तक थी, है ना। देखो -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, -90 से लेके 90 तक, यही तो मतलब है। और x कितना है, π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो -90 से 90 के बीच में ही कहीं आएगा 60 डिग्री, है ना। तो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आई, है ना? ठीक है, चलो अच्छा, इसको नोट करना, दूसरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन देखो, tan वाला देखो, है ना, tan में देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स -1/√3। यहाँ पे देखो tan इनवर्स -x क्या हो जाता है, -tan इनवर्स x हो जाता है। यार ये कुछ इसके जैसा ही तो है, ठीक है। तो इसको मान लो लेट इज इक्वल टू x, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे x आया है तो y मान लो, जो भी आपका मन करे, लेट, है ना। ये मान लिया हमने, ये क्या हो गया, लेट लेट, है ना, लेट tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y, ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या कहता है कि tan इनवर्स -x क्या हो जाता है, -tan इनवर्स x हो जाता है। तो ये माइनस तो आगे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, -tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू y, ठीक। अब ये बताओ 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, हाँ 30 डिग्री की। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, और बेटा 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 इज इक्वल टू y, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर देखो बेटा, ये tan से ये खत्म, ये tan इनवर्स से tan खत्म, तो कितना बचेगा, ये -π/6 इज इक्वल टू y। ये बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि वेयर y बिलोंग्स टू व्हाट, क्या थी रेंज tan की, वो थी -π/2 से लेकर π/2 तक, है ना, यही तो थी। तो ये सब क्या है, रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसके बीच में ये आएगा -π/6, आएगा कि नहीं आएगा। तो बात समझ में आ गई, दोनों क्लियर हुए अच्छे से। चलो अच्छा, चलो अब ये वाला करते हैं ना, इसको नोट करना, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो ध्यान से, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स -1/√2। तो फिर से इसको ऐसे लिख दो आप, लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू y। आप जो चाहे वो मान लो, चलो x मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे मान लो, है ना। अब इसमें देखो cos में क्या होता था, यहाँ पे आओ, क्या कहता है, cos इनवर्स -x, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ इसे, cos इनवर्स -x क्या कहता था, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये क्या बोलता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसा बोलता है कुछ, है ना, ये आइडेंटिटी कहती है, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देखो, cos -x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, -1/√2 दिया है, क्या दिया है, -1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स x का मतलब ये पूरा, अभी देखो ये माइनस हट गया यहाँ से, है ना, यहाँ पे माइनस हट जाता है, तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू x, ठीक है। बात समझ में आई, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको बदल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पाई माइनस cos इनवर्स। अब मुझे बताओ 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है cos में, 45 डिग्री की होती है, cos 45 का मतलब 1/√2। तो बेटा 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos π/4, है ना, इस पूरे की जगह पर क्या आ गया, cos π/4 इज इक्वल टू x, ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये खत्म, तो बचा कितना, पाई माइनस
π/4 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा 4π माइनस पाई, 4π माइनस पाई 3π, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3π/4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3π/4 है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करेगा 0 से पाई। क्यों? क्योंकि cos की रेंज यही होती थी ना, cos की रेंज देखो 0 से पाई तक। तो ये सब आपको याद रखनी है ना, कि साइन की क्या होती है, tan की क्या होती है, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया सीधा आपको। ठीक है, तो ये हो गई रेंज, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इसलिए क्यों है, देखो इसमें पाई माइनस क्यों करते हैं मालूम है, क्योंकि cos, cot और sec अभी हमने इसकी रेंज पढ़ी थी, उसमें माइनस नहीं आता था। क्या होता था, मतलब 0 से पाई, ऐसा तो कहीं था नहीं कि -π से पाई, ऐसा था, माइनस नहीं आता था। और साइन वाले में साइन tan cosec में माइनस आगे क्यों किया, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती थी -π/2 से π/2 तक होती थी। तो यानी इसमें माइनस आ सकता है मगर इसमें नहीं आता है। तो यानी आपको cos, cot और sec में माइनस कहीं नहीं मिलेगा, रेंज माइनस नहीं मिलेगी अगर वो इनवर्स है, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। अब फिर लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। देखो cot इनवर्स यहाँ पे क्या दिया -1, चलो इसको मान लिया हमने x है ना, ये लेट कर लिया, ठीक। अब फिर से देखो बेटा cot इनवर्स -x क्या होता था पाई माइनस cot इनवर्स x, तो इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स, अभी तो प्लस में हो गया, इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा बेटा बताओ cot में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cot 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, तो ऐसे ही रहा, 1 की जगह हम क्या लिख देंगे cot π/4 इज इक्वल टू x। तो फिर से देखो भैया cot से cot की खत्म इनवर्स, ये बचा कितना पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू x। तो देखो वापस x कितना आ गया, जैसे अभी पहले आया था वही आया ना, तो x कितना हो जाएगा 3π/4, ठीक। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो x बिलोंग करेगा कहां से बिलोंग करेगा, वो 0 से पाई तक है ना, 0 से पाई तक बिलोंग करेगा, ये भी हमने समझा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो देखो ये चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है, अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे तो समझ लो मामला गड़बड़ है ना। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, इसकी रेंज लिखनी है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आए, ठीक है। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो बच्चों ये क्वेश्चन और दिया हुआ है ना, इसको कैसे करेंगे, देखो हमें क्या tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 11π/12, हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 11π/12 कैसे आएगा। तो बेटा अभी देखो कैसे करेंगे, है ना, समझते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स देखो 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है tan में 45 की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan π/4, इस 1 की जगह पे हमने ये लिख दिया, बाकी वैसे रहा। अच्छा देखो अभी cos में देखो यही वाली कहानी आ गई, cos इनवर्स -x, तो इसको कैसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह आ गया 1/2, है ना। अब ये माइनस हट गया, चलो अब देखो यहाँ tan से तो ये खत्म, तो ये क्या बचा π/4 बचा, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, अच्छा 1/2 cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 का मतलब π/3, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos π/3, cos π/3 का मतलब तो 1/2 ही होता है। तो ये हो गया बेटा π/4 प्लस पाई माइनस, देखो यहाँ cos से cos खत्म, तो कितना बचा π/3 बचा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये π/4, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3, है ना। इसको सॉल्व कर लिया। अब भैया इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई, और ये 4 2 8 पाई, तो 8 और 3 11, तो ये कितना हो गया 11π/12। ध्यान से देखो यही प्रूफ करना था हमें। तो बात समझ में आई आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, समझ में आया डिटेल में, कोई डाउट कोई चीज
कोई फार्मूला समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, तो बच्चों कमेंट करके आप उससे जरूर पूछना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसके आगे लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इनके ग्राफ क्या होते हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, उसका क्या सिस्टम है, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझेंगे, उनकी ट्रिक समझेंगे और उन पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं ये भी समझेंगे, है ना। और यहाँ तक में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, कमेंट करके जरूर पूछो यार, बिल्कुल बताएंगे, हम आई आप लोगों के लिए हैं, है ना। थैंक यू।